देश में एक नया मुद्दा छिड़ चुका है और यह मुद्दा है आरक्षण हटाओ आंदोलन का। आरक्षण जो देश की एक ऐसी व्यवस्था है जो बहुत ही इंट्रिंसिक तरीके से भारत के समाज व्यवस्था से जुड़ करके शायद पनपी है। मतलब यदि आरक्षण मिला तो उन लोगों को मिला जिनका सामाजिक शोषण बहुत लंबे समय से होता रहा, और समाज में शोषण न केवल कि इस वजह से हुआ क्योंकि वो पिछड़े थे, बल्कि इस वजह से हुआ क्योंकि वो किसी जाति विशेष से आते थे। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूं दोस्तों, वो एक ऐसा मुद्दा है जो शायद इतिहास में सबसे बड़ा मुद्दा है। वो एक ऐसा मुद्दा है जिसमें समाज 60% और 40% लोगों में बंट सकता है, और आज ऐसा ही कुछ हो रहा है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन ये एक ऐसा मूवमेंट है जो शुरू हो चुका है भारत में, और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन ने 3.6 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम के पेज पर जनरेट कर लिए हैं, गेन कर लिए हैं, हासिल कर लिए हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि देश से आरक्षण पूरी तरह खत्म हो जाए। और हम जब आरक्षण की बात कर रहे हैं तो इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी वर्सेस ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी प्लस अलग बाकी जो आरक्षण मिलते हैं। दोस्तों, क्या हम इस स्टेज में पहुंच चुके हैं भारत में कि वास्तव में आरक्षण खत्म कर दें, या फिर हमें अभी बहुत काम करना बाकी है? इस वीडियो में हम वो सब कुछ समझेंगे, इसलिए ध्यान से लास्ट तक सुनिएगा जरूर, और बाद में अपना ओपिनियन दीजिएगा कि क्या आरक्षण भारत से अब खत्म होना चाहिए या नहीं। दोस्तों, एक बहुत सामान्य सी बात, यदि आप जाति के आधार को देखें तो जाति व्यवस्था पहले वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, जहां कोई किसी कार्य को करने लग जाता था तो वो उसका वर्ण मान लिया जाता था। वेदों में अगर आप ऋग्वेद को पढ़ें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है, और यह भी कहा गया कि उसमें मुख से ब्राह्मणों की, प्रजापति भगवान के भुजाओं से क्षत्रियों की, जंघा से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। यदि इस हिसाब से हम ये देखें तो इसके दो पहलू बनते हैं। भाई, किसी भी व्यक्ति के शरीर में सारे के सारे अंग उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि आपकी आंखें महत्वपूर्ण हैं, उतना ही आपके हाथ, जितने आपके हाथ महत्वपूर्ण हैं शायद उतने ही आपके पैर। लेकिन ऑक्यूपेशन यानी कार्य प्रणाली के आधार पर जो समाज बटा 4 वर्णों में, उनमें से जो पुरोहित का कार्य करते थे वे ब्राह्मण कहलाए। पढ़ाने लिखाने और पुरोहित का कार्य करने वाले ब्राह्मणों के बाद समाज में जो प्रोटेक्ट और रूल यानी रक्षा एवं शासन का काम संभालते थे वे क्षत्रिय कहलाए। उसके बाद जिन्होंने इकोनॉमी संभाली, इकोनॉमी मतलब जिन्होंने अर्थव्यवस्था को संभाला, वे सभी वैश्य कहलाए। और बाद में शूद्र, शूद्र का मतलब जिन्होंने पूरा सर्विस सेक्टर संभाला। यदि सामान्य रूप से मैं अपना ही उदाहरण लूं तो जन्म मेरा किसी भी परिवार में हुआ, परंतु अगर मैं ज्ञान देने का कार्य करता हूं तो मैं एक ब्राह्मण हूं। अगर मैं किसी क्षत्रिय के यहां जन्मा तो मैं जातिगत रूप से क्षत्रिय हूं। देन उसके बाद मैं अपनी अर्थव्यवस्था में भी योगदान देता हूं तो मैं वैश्य भी हूं, और चूंकि मैं सर्विस सेक्टर में हूं इसलिए मैं शूद्र भी हूं। क्या वो पुरानी डेफिनेशन, वो जो पुरानी परिभाषा है, वो आज के इस आधुनिक सोसाइटी में लागू होती है या नहीं? सबसे पहले तो यह सवाल है। और दूसरा ये कि समाज में दलित वर्सेस सवर्ण, ये जो दलित वर्सेस सवर्ण बंटने वाला है, क्या इसके लिए भारत तैयार है? क्या 40% सवर्ण और 60% आरक्षण पाने वाले लोग ये कंप्लीटली एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? क्या भारत एक बार फिर से टूटने वाला है? यहां 3.6 मिलियन फॉलोअर्स एक नई आवाज को दिशा दे रहे हैं, और भारत के अंदर ये जो नई उठने वाली आवाज है ये है आरक्षण हटाओ आंदोलन की। परंतु इसके पीछे की कितनी सच्चाई है अगर इस पर चले। बांग्लादेश में जब शेख हसीना को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से उखाड़ फेंका गया था, उस समय पर वहां लगातार आरक्षण का आंदोलन चल रहा था। यूनिवर्सिटी के आंदोलन चले, विश्वविद्यालयों के आंदोलन ने वहां के प्राइम मिनिस्टर को उखाड़ फेंका। भारत में भी जब मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन के लागू होने के बाद भारत में भी आरक्षण दिया गया। उसके बाद भारत में लगातार लंबे समय तक एक ऐसी स्थिति बनी रही जिसमें हजारों जनरल कैटेगरी के लोग, और मैं तो कहूं लाखों जनरल कैटेगरी के लोग न्यू दिल्ली में सड़कों पर उतर आए। अब जनरल कैटेगरी जिसे कहते हैं वो फिक्स तो है नहीं, वो अनरिजर्व्ड है, अनारक्षित है, जिसमें आरक्षित व्यक्ति भी जा सकता है और अनारक्षित व्यक्ति भी जा सकता है। तो जिसे आरक्षण का लाभ मिलता है वह भी अनरिजर्व्ड की सीट पर जा सकता है, और जिसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता वह भी अनरिजर्व्ड की सीट पर जा सकता है। तो जनरल कैटेगरी कहना
मतलब जनरल कैटेगरी के लिए सीट रिजर्व नहीं है, वह अनरिजर्व्ड है, यानी अनारक्षित कैटेगरी है। दूसरी बात, आरक्षण की मांग को लेकर के जाति विशेष की एक क्लासिफिकेशन या उनके वर्गीकरण को लेकर के यह बहस बहुत लंबी चली है भारत में। दोस्तों, जिस समय भारत के संविधान के तहत आरक्षण को लागू करने की बात की गई, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो हमारे संविधान के हैं, उनमें अपवाद डाले गए। उनके अपवाद डाले जाने के बाद इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी जिसकी हम बात करते हैं, सुअवसर, जो समानता मिलनी चाहिए अवसरों में, उसमें भी आरक्षण एक अपवाद है। और समाज में किसी भी तरह का स्टेट जातिगत भेदभाव या धर्म के ऊपर भेदभाव नहीं करेगा, यह भी अपने आप में एक अपवाद है आर्टिकल 15 में। यानी आर्टिकल 15 में भी अपवाद है, आर्टिकल 16 में भी अपवाद है। तो फिर बहुत सारे लोग अभी संविधान की दुहाई भी दे रहे हैं कि यदि समानता है तो वह समानता अपवाद के रूप में क्यों? क्या एक जाति नहीं हो सकती सभी लोगों की? लेकिन इस पूरे मुद्दे को थोड़ा और गहन रूप से समझने की जरूरत है, क्योंकि आरक्षण केवल ऐसा विषय नहीं है कि यह आर्थिक आधार पर दे दिया जाना चाहिए। आर्थिक आधार पर भी आरक्षण देने की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो किसान एक सीजन में 15 लाख रुपए का गल्ला बेचता है, वही किसान अगले साल अकाल पड़ जाने की स्थिति में हो सकता है गरीबी रेखा के नीचे चला जाए और उसे आरक्षण का लाभ मिले। और फिर उसके एक सीजन बाद हो सकता है वो दोबारा 15 लाख रुपए का गल्ला बेचे और उसके बाद वह फिर आरक्षण की कैटेगरी से बाहर आ जाए। तो इकोनॉमिक बेसिस पर, यानी आर्थिक आधार पर आरक्षण को कैटेगराइज करना बड़ा मुश्किल है और इनकम छुपाई जा सकती है। इनकम को छुपा करके कोई भी व्यक्ति आरक्षण का लाभ ले सकता है, जबकि जाति छुपाई नहीं जा सकती। जाति तो इंसान के साथ चलती है। इसलिए कई लोग यह भी कहते हैं कि जातिगत आरक्षण देने में फायदा यह है कि किसी भी जाति को आइडेंटिफाई करना और फिर उनको आरक्षण का समूल लाभ उनके बेसिक रूट लेवल तक प्रोवाइड करवाना या उनके सामाजिक स्तर पर दे पाना ज्यादा सरल है। दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस बारे में, यह बताइएगा। जातिगत आरक्षण और आर्थिक आधार पर आरक्षण, लेकिन आरक्षण पर छिड़ी ये जो बहस है, ये बहस बहुत लंबी बहस है। और अगर इस लंबी बहस में हम लोग घुसे तो हम लोग यह भी देखेंगे कि भारत के इतिहास में 1950 में संविधान लागू होने से लेकर के सन 2026 तक आज इतने सालों में भी 76 साल लगभग बीत चुके हैं। इन 76 सालों में भी अभी तक कोई ऐसी कमेटी नहीं बनी जिसने आरक्षण के प्रारूप को सही तरीके से, ढंग से रिव्यू किया हो। क्योंकि अगर यह कमेटी बनी होती तो उसने आरक्षण के प्रारूप में बदलाव जरूर किए होते और आरक्षण के प्रारूप में बदलाव की आवश्यकता है जरूर। मैं ये क्यों कहता हूं? मैं ये कहता हूं इसलिए क्योंकि देखिए, नियरली 40 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं और 40 स्टूडेंट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है कि ये स्टूडेंट या तो क्लासरूम में इनकम्प्लीट या फिर फैमिली उनकी डरी हुई है या उनका फ्यूचर खराब होता हुआ उनको दिखता है, इस वजह से सुसाइड करते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी का डेटा है। और एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से अगर 40 स्टूडेंट्स डेली आरक्षण के वजह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुसाइड कर रहे हैं तो यह अपने आप में एक सोचनीय विषय है। सामाजिक स्तर पर इसमें बदलाव लाने की जरूरत तो है। केंद्रीय समिति गठित होनी चाहिए, केंद्र को राज्य के स्तर पर पढ़ना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और बाद में आरक्षण के प्रारूप को और सही तरीके से लागू करने पर बातें की जानी चाहिए। क्योंकि जो व्यवस्था आज से 76 साल पहले प्रासंगिक थी, वो व्यवस्था आज भी प्रासंगिक रहेगी, इस बात की 100% गारंटी कभी नहीं होती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इसके प्रारूपों में बदलाव भी बहुत आवश्यक है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, तो थोड़ा और आगे बढ़ करके यह भी देखते हैं कि हमने नीट पेपर इश्यू देखा। नीट का जो पेपर इश्यू हुआ, नीट के पेपर लीक के समय पर लगातार आंदोलन हुए भारत में और लगातार आंदोलनों ने खटिया खड़ी कर दी सरकार की। सरकार की खटिया खड़ी करने के बाद धर्मेंद्र प्रधान, जो कि फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका रिजाइन हुआ। एक नए जोशी जी को नियुक्त किया गया भारत में नया एजुकेशन मिनिस्टर। लेकिन ये जो नीट में पेपर लीक है, जहां पर बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि नीट अचानक से एक ऐसा एग्जाम आता है जिसके ऊपर
बहुत लोड आ जाता है बच्चों पे, और बच्चों पे इतना ज़्यादा लोड आ जाता है कि वो नीट की तैयारी करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए कई बार स्ट्रेस में चले जाते हैं। और वो डीप स्ट्रेस में जाने पर एक रीज़न उन्हें यह भी समझ में आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आरक्षण की वजह से हम ज़्यादा नंबर ला करके भी मेरिट में ना आ पाएं और उस कॉलेज में एडमिशन न ले पाएं जिस कॉलेज में हम एडमिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों, -40 नंबर पर सिलेक्शन ले लेना, यह भी तो गलत बात है ना। हम राजस्थान में देखते हैं, वहां पर टीचर्स बने, माइनस के नंबर पा करके बने। लेकिन एक तरफ यह भी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उस प्रिविलेज का फायदा उठा करके अपने आप को बेहतर पोजीशन पर लेकर के जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिला है और वह आरक्षण का लाभ मिला है उसके एंट्रेंस एग्जाम के पास करने के लेवल पे, तो फिर उसे फायदा नहीं मिलना चाहिए वहां आगे अपनी पढ़ाई में या आगे नौकरी में। यदि रिजर्वेशन एक फायदा दे गया है, किसी बच्चे को समाज की मुख्य धारा में जोड़ गया है, तो शायद उसका फायदा अगले बार उसे नहीं मिलना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के माता पिता किसी आरक्षित वर्ग से आते हैं और उन्होंने आरक्षण का फायदा लेने के बाद अपना सिलेक्शन इंश्योर किया है, यदि किसी SC ST वाले बच्चे के माता और पिता दोनों IAS ऑफिसर हैं, तो उसे भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यानी आरक्षण का लाभ जनरेशनल बना देना चाहिए, यह भी एक बड़ी बहस है, और आरक्षण का लाभ वन टाइम बना देना चाहिए, यह भी एक बहुत बड़ी बहस है। तो दोस्तों, इन सब में आपका क्या सोचना है, यह आप जरूर बताएं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के बाद अब क्या? धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के बारे में जो मैं कह रहा हूं आपको, वो ये है कि हजारों बच्चों का सड़कों पर आना या अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स का सड़कों पर आना, 2026 में आज हम खड़े हैं। 2026 से तकरीबन 36 साल पहले देखें, 1990 में एंटी रिजर्वेशन जो प्रोटेस्ट हुए थे, इन एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट में 60 से ज्यादा डेथ हुई थी, यानी 60 से ज्यादा लोग मारे गए। उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, पुलिस वालों ने गोलियां चलाई, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया और 200 से ज्यादा लोगों ने अपने आप को जिंदा मार देने की कोशिश की। क्या ये भारत के समाज को इस समय एक्सेप्टेड है? क्या भारत का समाज इस समय पर इस तरीके से इसे ले लेने को राजी है? दोस्तों, अगर एक पिक्चर के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहूं तो वह यह है कि इक्वालिटी का मतलब यह है कि आप सबको समान स्तर पर ला करके खड़े कीजिए। लेकिन इक्वालिटी की जगह इक्विटी का मतलब यह है कि जिसको जैसी जरूरत है वैसे तरह से उसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एंड उसके बाद है लिबरेशन। दोस्तों, यह अगला फेज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि यदि समाज में आरक्षण का लाभ मिलता चले तो आरक्षण का लाभ मिलने के बाद आरक्षण के लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी, समय दर समय, स्टेप दर स्टेप मिलने बंद हो जाए। यह मैं नहीं कहता, ऐसी बहस भारत के विभिन्न विभिन्न इलाकों में है। और दोस्तों, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि सफदरजंग जैसे अस्पताल में जहां पर बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए, उसके ऊपर के हॉस्टल्स तक 2 फ्लोर SC ST के लिए रिजर्व किए गए थे। एक यह भी बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है कि कई बार यूनिवर्सिटी के कॉलेज के कैंपस में जो बच्चे आरक्षण का लाभ लेकर के जाते हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और भारत के समाज में जो लोग अपर कास्ट में आते हैं, अगर उनकी तरफ से यह किया जाता है तो आज यह गलत तो है। देखिए दोस्तों, जिस समय भारतीय समाज में सवर्ण, जाति और इन सब चीजों से ऊपर उठ जाए, यदि अपर क्लास में जातिगत व्यवस्था खत्म हो जाए, तो वो जातिगत व्यवस्था खत्म हो जाने के बाद क्या हमारा जो एक निचला तबका है, जिस समाज में रिजर्वेशन मिल रहा है, वो वापस से रिजर्वेशन की मांग करेगा? बहुत बार यह भी बहस उठती है दोस्तों कि यदि सवर्ण लोग मिलकर के जातिगत भेदभाव खत्म कर दें, वे जाति व्यवस्था को मानना बंद कर दें, तो फिर आरक्षण भी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन यह कहां तक सही है? जस्टिस BR गवई के समय पर भी इस पे बहुत बड़ी बहस चली थी। लेकिन दोस्तों, असल मुद्दा तो यह है कि आप देखें, क्या समाज में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जैसे लोग, जिन्होंने स्कूल में रह करके भेदभाव देखा, उसके बाद लगातार वो दलित समाज की बेहतरी के लिए लड़े और उसके बाद उन्होंने आरक्षण जैसी अल्पकालिक व्यवस्था को लागू करके समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया,
वह व्यवस्था क्या अब एक राजनीतिक हथियार बन चुकी है, जिस राजनीतिक हथियार को लगातार ये सारी राजनीतिक पार्टी इस्तेमाल करती हैं अपने वोट बैंक के लिए? क्या आरक्षण अब जरूरत से ज्यादा राजनीतिक उपकरण बन चुका है, एक राजनीतिक टूल बन चुका है? अगर यह पॉलिटिकल टूल बन चुका है दोस्तों, तो इसके प्रारूप पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जो मैं लगातार कह रहा हूं। यदि गरीब को और गरीब बनाते रहा जाए और परेशान को और ज्यादा परेशान कर दिया जाए, तो ऐसी व्यवस्था तो चलती ही रहेगी ना भारत में। आप देखें कि जो 104 लोग यूपीएससी की पुअर लिस्ट में आए, मतलब जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का फायदा लिया, वो ईडब्ल्यूएस का फायदा लेकर के और रिजर्वेशन लेकर के भारत की सरकार में ऑफिसर बने। अब देखो दोस्तों, जो 104 कैंडिडेट सिविल सर्विसेज ईडब्ल्यूएस कोटा से क्लियर किए, उनके स्कूल फीस, उनकी फैमिली इनकम, उनके एसेट्स, सबको देखने के बाद यह पता चलता है कि इसमें से फर्जीवाड़ा कितना ज्यादा हुआ है। एक व्यवस्था जो बनाई जाती है कि अपर कास्ट में, या जिनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार या अदर कास्ट जो हैं, मतलब वनिया कास्ट जो हैं, उनमें आने वाले जो 104 बच्चों ने ये ईडब्ल्यूएस का फायदा लिया, ये अपने आप में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलती है कि कितनी बड़ी फ्रॉड है। और ऐसा केवल ईडब्ल्यूएस में नहीं हुआ, मतलब जो लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, अनारक्षित वर्ग में आते हैं, उनके साथ नहीं हुआ। ऐसा हुआ है उनके भी साथ जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी में, एसटी कम्युनिटी में एक ही जाति का बोलबाला रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि महेंद्र कुमार मीणा, भरतलाल मीणा, जितेंद्र मीणा, शिवकेश मीणा, रितु मीणा, जितेश मीणा, शुभम मीणा, अशोक मीणा, ये वो लोग हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ईपीएफओ में कमिश्नर के तौर पर जिनकी भर्ती हुई है। अब समाज में एक ही वर्ग को, या यूं कहिए कि एक ही जाति को शेड्यूल्ड ट्राइब में फायदा मिलता जा रहा है। कोल, भील, बैगा, गोंड एवं अन्य जनजातियां जो हैं, अन्य जनजातियों के नाम हमें कहीं देखने को नहीं मिलते। अब ऐसा नहीं है कि मैं मीणा लोगों की कॉम्पिटेंसी पर शक कर रहा हूं, हो सकता है एक्सेप्शनली वो लोग बहुत अच्छे हैं और उन लोगों ने ये काम किया है, लेकिन क्या एसटी का वो जो 7.5% का रिजर्वेशन है, वो सही स्तर तक हर किसी के पास पहुंच रहा है, या केवल और केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो प्रीडोमिनेंट कास्ट है मीणा, वहीं से लगातार चुन करके बच्चे आ रहे हैं? देखो दोस्तों, नो डाउट इन्होंने बहुत कमाल का काम किया है, लेकिन वहीं देखिए अगर ध्यान से कि टोटल जो 958, याद रखिएगा 958 कैंडिडेट ब्रेकअप के हिसाब से चुने गए हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 में, उनमें से भी अगर आप देखें 317 जनरल कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस के 104, ओबीसी के 306, एससी के 158 और एसटी के 73, और इन 73 में से मीणा जो है वो है 25। ये अपने आप में अलग बात है। तो 1 आउट ऑफ 25, ये जो आप देख रहे हो, मतलब 25 मीणा, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। तो क्या आरक्षण का सही फायदा उन सही जनजातियों तक भी पहुंच पा रहा है? लेट अस टेक द एग्जांपल, मीणा बहुत एक्सेप्शनली टैलेंटेड है, बावजूद उसके 73 में 25। एंड जरा और आगे बढ़े तो दोस्तों, क्या भारत में ही आरक्षण की व्यवस्था है? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में फिक्स कोटा है कास्ट, ट्राइब, क्लास और इनकम के हिसाब से, एससी, एसटी, ओबीसी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में भी अफर्मेटिव एक्शंस है रेस और जेंडर को लेकर के। वहां पर भी जो ब्लैक वर्सेस व्हाइट का मार्टिन लूथर किंग का अमेरिका में एक रिवॉल्यूशन चला, उस मार्टिन लूथर किंग के रिवॉल्यूशन के बाद अफर्मेटिव एक्शंस वहां पर भी लिए जाते हैं। और जो अफ्रीकन अमेरिकन है, जो हिस्पैनिक्स हैं या जो वीमेन हैं, उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है, लेकिन अलग तरीके का। वेस्टिबुलर कोटा ब्राजील में भी दिया जाता है इनकम और रेस के हिसाब से। जो एफ्रो ब्राजीलियंस हैं, पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनको। साउथ अफ्रीका में एम्प्लॉयमेंट की इक्विटी है, वहां पर भी रेस और डिसेबिलिटी के हिसाब से जो ब्लैक कलर्ड सिटीजन्स हैं या डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स हैं, उनको भी रिजर्वेशन का फायदा दिया जाता है। और अगर मलेशिया की बात करें तो वहां पर कोटा और सब्सिडी दी जाती है, जिसमें एथनिसिटी के हिसाब से वहां पर भूमिपुत्रा जो मलय है और वहां के मूल निवासी हैं, उनको भी फायदा दिया जाता है। लेकिन असल मुद्दा यह है कि क्या अब इसे अलग प्रारूप में देखने की आवश्यकता है, अफर्मेटिव एक्शंस जैसे लेने की आवश्यकता, कि जो लोग
उस समुदाय से आते हैं, जो हरिजन हैं, जो लोग उस समुदाय से आते हैं, जो दलित हैं, उनको स्कूल टाइम से ही पिक करके उनको बेहतर एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करवाई जाए, उनको सही तरीके से स्कूलों में ला करके भर्ती करवाया जाए, उनकी स्कूली शिक्षा के समय पर ही उनको ऐसा माहौल दिया जाए जो उनके सर्वांगीण विकास में उनको मदद करे और आगे चल करके लगातार बेहतर से बेहतरीन वाली स्थिति में वो सारे बच्चे पहुंचने लग जाएं और समाज में मुख्य धारा में रिजर्वेशन वर्सेस नॉन रिजर्वेशन की बहस ही खत्म हो जाए। लास्ट तक होते होते ऐसा हो जाए कि रिजर्वेशन वर्सेस नॉन रिजर्वेशन जैसी कोई चीज है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि समाज सकारात्मक दिशा में कदम उठाएगा। एक समय ऐसा होगा जब सारे दलित और सारे रिजर्वेशन समुदाय के लोग एक मुख्य धारा में जुड़ चुके होंगे, और जब वो मुख्य धारा में जुड़ेंगे, उनके मुख्य धारा में जुड़ने के बाद फिर समाज कभी भी किसी भी तरीके से परेशानियों को नहीं देखेगा। दूसरा ये है कि स्कूल लेवल से ही प्लस उनको कोचिंग के लेवल से ही प्लस उनको नॉलेज के लेवल से ही इतना स्ट्रांग बना दिया जाए कि वो आराम से कोई भी कंपटीशन को क्रैक कर दे, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में पास हो जाए और फिर उनको अलग से रिजर्वेशन देने की जरूरत ही ना पड़े। अगर ऐसा सब कुछ हो जाता है तो ये बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। याद रखें, प्रजापति ब्रह्मा जिनकी हम लोग बात करते हैं, उन्हीं से ये वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति मानी जाती है और ऐसा मानते हैं हम कि यही वर्ण व्यवस्था आगे चल करके बहुत स्ट्रिक्ट होती गई और स्ट्रिक्ट होने पर यह जन्म आधारित हो गई। लेकिन जन्म आधारित होने के बावजूद अब जिस समय टेक्नोलॉजी अपने चरम पर है, उस समय क्या हमें यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम अब बेहतर तरीके से इसे गेन कर सकते हैं? दोस्तों, आपका क्या सोचना है आरक्षण के इस विचार के बारे में? बताइएगा जरूर कमेंट्स में। मैं स्वागत करता हूं आप सभी के कमेंट्स का। जय हिंद, जय भारत।